आज समीक्षा एक ऐसे अपराधी का जो जब तक जिया लोगों में आतंक बनाए रखा, जब तक रहा सुर्खियों में रहा, जिसके चुनाव में खड़ा हो जाने पर विरोधी अपना पर्चा वापस ले लेते थे। अगर चुनाव में खड़ा हो भी जाए कोई तो उसका अपहरण कर उसे बेरहमी से पिटवाया जाता था। अगर कोई उसके खिलाफ चुनाव जीत जाए तो उसे सरेआम गोली से भुनवा देता था। केस की फाइल सामने आने पर जज अपना तबादला करवा लेते थे। इसकी दबंगई ऐसी कि जेलर को भी थप्पड़ मार देता। राजनीति में ऐसा वर्चस्व कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की सरकार गिरने से बचा लिया। जब तक जिया आतंक का पर्याय रहा, जब मरा तो उसकी मौत का नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा। नमस्कार, मेरा नाम है अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं राजधानी रफ्तार न्यूज़ की समीक्षा सीरीज़। आज समीक्षा कुख्यात अपराधी आतिक अहमद की। उसके मौत के वीडियो का तो सबने देखा। उसके अपराध से पर्दा परत खुलने से पहले उसका अध्याय बंद कर दिया गया। उसकी हत्या में निसंदेह कोई बड़ा साजिश है, पर हम आप उसके जीवन और उसके अपराधों की समीक्षा करेंगे। हम समीक्षा करेंगे कि कैसे एक तांगे वाले का बेटा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ओहदे सांसदी तक पहुंचता है, कैसे वह अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। साल 1962 के अगस्त महीने की 10 तारीख को फिरोज अहमद के घर एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा अतीक। फिरोज तांगा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। फिरोज का भी सपना था कि उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। उन्होंने अतीक का दाखिला अपने घर के पास के ही स्कूल में करवा दिया, जहां अतीक ने 10वीं तक पढ़ाई की। 10वीं में फेल हो जाने के बाद अतीक पढ़ाई छोड़ देता है। कम समय में अधिक पैसा कमाना, अमीर बनने का उसका लालच और बुरी संगति ने उसे अपराध की तरफ आगे बढ़ने पे प्रेरित किया। जल्दी अमीर बनने के लिए उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूली जैसे कई अपराध किए। 1979 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। कसारी मसारी में भेड़ चराने वाले एक लड़के की हत्या के वारदात में नामजद होने के बाद उसे जेल जाना पड़ा। ये वही कसारी मसारी जगह है जहाँ के कब्रिस्तान में अतीक को उसके बेटे और भाई के साथ दफनाया गया है। हत्या के आरोप में अतीक जेल गया, पर 17 वर्ष की आयु होने की वजह से नाबालिग था, तो नाबालिग होने की वजह से उसे जल्दी रिहाई मिल गई। यही जेल में उसका संपर्क रोशनबाग के कुख्यात बदमाश चाँद बाबा के गुर्गों से हुआ। चाँद बाबा की कृपा थी जिसकी वजह से अतीक की रिहाई जेल से जल्दी हो गई। चाँद बाबा की छत्रछाया में 80 से 90 के दशक में अतीक खूब फलने फूलने लगा। चाँद बाबा के आतंक से त्रस्त कुछ नेता और कुछ पुलिस अधिकारी मिलकर अतीक को चाँद बाबा के समकक्ष खड़े होने में मदद करते हैं। ये वो दौर था जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था और चाँद बाबा वहाँ का बदमाश जिसकी मर्जी के बिना इलाहाबाद में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। अतीक अहमद के बढ़ते कद और मनमाने फैसले की वजह से चाँद बाबा को भी दिक्कत होने लगी थी और अतीक अहमद की महत्वाकांक्षाएं उसे एक छत्र राज के लिए प्रेरित करने लगी। इसी महत्वाकांक्षा ने उसके दिमाग में चाँद बाबा को रास्ते से हटाने के लिए उकसाने का काम किया। साल 1986 में अतीक अहमद एक अपहरण के केस में जेल गया। यूपी पुलिस पर अतीक को गिरफ्तार करने के लिए तब के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने दबाव बनाया था, पर दिल्ली में अतीक के कुछ संपर्क ने उसे जेल से छुड़वा लिया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को भी झुकना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद अतीक अहमद को राजनीतिक पहुंच का अंदाज़ा लगा। इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इलाहाबाद पश्चिमी से वो 1989 में विधानसभा चुनाव लड़ता है, जहां से अतीक ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था। वहीं उसके गुरु चाँद बाबा ने भी नामांकन किया। चाँद बाबा ने अतीक को अपना पर्चा वापस लेने के कहा, लेकिन अतीक अपने गुरु के शब्दों को दरकिनार कर देता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसके लिए अब कोई फैसला छोटा या बड़ा नहीं था, उसके फैसले ही सर्वोपरि थे। फिर दोनों ने यहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन अतीक के रुतबे और बाहरी समर्थन के कारण जनता भी नतमस्तक हो गई और अतीक को चुनाव में जीत हासिल हुई।
चुनावी परिणाम के बाद चांद बाबा रोशनबाग के ही ढाल के पास बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर कुछ लोगों ने उन पर गोली और बम से हमला शुरू कर दिया। यहीं पर अतीक अहमद के गुरु चांद बाबा की मौत हो गई। इसका इल्ज़ाम भी अतीक अहमद के ही सिर आया था। अतीक अहमद के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है, उससे कतई कम उसके सियासी उपलब्धियां नहीं थी। वह माफिया था, गैंग लीडर था, हिस्ट्री शीटर था, बाहुबली था, दबंग था, साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी था। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर सीट से सांसद भी रहा। यही फूलपुर जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लोकसभा चुनाव लड़ा करते थे। उत्तर प्रदेश की सियासत में खासा धाक जमाने वाली मायावती और बहुजन समाज पार्टी से अतीक की हमेशा से दूरियां रहीं। बसपा से दूरी और मुलायम से नज़दीकी का एक कारण लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड को भी माना जाता है। 1995 में सपा बसपा गठबंधन टूटने के बाद लखनऊ में मीराबाई गेस्ट हाउस में मायावती के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसके आरोपियों में सबसे अहम नाम अतीक अहमद था। मायावती ने चुनावी मंच से कई बार अपनी हत्या की साजिश और अतीक के ऊपर आरोप भी लगाती रही है। मायावती का मानना था कि मुलायम सिंह यादव के इशारे पर ही अतीक अहमद अपने लोगों के साथ गेस्ट हाउस कांड में शामिल था और मायावती को जान से मारने की योजना बनाई थी। यही कारण है कि कभी भी अतीक अहमद और मायावती के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं हुए। गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम के करीब आया अतीक और उन्होंने उसे 1996 में सपा से टिकट दे दिया। इससे पहले अतीक निर्दलीय चुनाव लड़ा करता था। अतीक फिर चुनकर आया। तीसरी बार विधायक बनने के बाद अतीक का सियासी कद इतना बढ़ गया कि उसके नाम पर ना केवल इलाहाबाद बल्कि प्रतापगढ़, फूलपुर, श्रावस्ती सहित पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वोटरों को लामबंद किया जाने लगा। कुछ वैचारिक मतभेद के कारण अतीक अहमद सपा से नाराज होकर सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल से चुनाव लड़ा और फिर भी वहां से चुनाव जीत गया। उस समय खुद सोनेलाल पटेल अपनी सीट हार गए थे। तब मुलायम सिंह यादव को अतीक अहमद के असली कद का आभास हो गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह ने अतीक के साथ समझौता किया और तोहफे में अतीक को लोकसभा की सीट दी। अब समय था अतीक अहमद का दिल्ली के संसद में बैठने का, रुतबे का और दायरा बढ़ाने का। 1989, 91, 93 में निर्दलीय सपा और अपना दल से के सिंबल पर चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव में उतरने की बारी थी। संसदीय क्षेत्र वो जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, वही फूलपुर की सीट। वहां से अतीक अहमद चुनाव जीत सांसद बनकर आता है। अतीक अहमद अब दिल्ली की संसद में पहुंच चुका था। उसके सांसद बनने के बाद खाली हुई इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा की सीट पर उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को मैदान में उतारा। ये वही अशरफ है जिसकी मौत अतीक अहमद के साथ गोली मारकर हुई थी। इतने सालों में ये पहली बार था जब अतीक किसी से हारा था। उसके भाई अशरफ को बसपा के उम्मीदवार राजू पाल ने 4000 वोटों से हरा दिया था। पहले राजू पाल अतीक अहमद के दाहिने हाथ के रूप में काम करता था। उस समय राजू पाल 25 मामलों में आरोपी था। राजू पाल के हाथों अपने भाई की हार को अतीक पचा नहीं पाया। राजू पाल की यह जीत इलाके में अतीक को अपने कब्जे और बाहुबल के लिए एक चुनौती के रूप में दिखाई दी। इसके बाद 30 जनवरी 2005 को अतीक अहमद के गिरोह के लोगों ने बसपा विधायक राजू पाल पर खुलेआम हमला किया। राजू पाल के समर्थकों ने उन्हें टेम्पो में अस्पताल में ले जाने की कोशिश की। अतीक के शूटरों ने करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो से उनका पीछा किया और रास्ते भर गोलियां चलाईं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राजू पाल को मृतक घोषित किया। राजू पाल के शरीर में 19 गोलियां लगी थी। राजू पाल की शादी हाल ही में 9 दिन पहले हुई थी पूजा पाल से। ये वही पूजा पाल है जिसने बाद में अतीक के साम्राज्य की नींव हिलाने वाली साबित हुई। कुछ लोग इनकी बद्दुआ का असर भी मानते हैं कि 18 साल पहले अतीक अहमद
का परिवार इस तरह नेस्तानुबूत हो जाएगा, इसकी बद्दुआ पूजा पाल ने ही दी थी। अब कहानी राजनीति से हटकर अतीक के पेशेवर दुनिया में लेकर आते हैं। क्या है गुलाबी और सफ़ेद पर्ची का राज? क्यों डरते हैं और कांपते हैं बिल्डर और कारोबारी? बिल्डर और कारोबारी अतीक से डरते थे। वो चुनाव लड़ने के लिए अवैध वसूली करता था। डरा धमकाकर अवैध वसूली उसके मेन पेशा में एक था। टैक्स की वसूली के लिए सफ़ेद और गुलाबी पर्चियों का इस्तेमाल होता था। आतंक ऐसा था कि पर्चियों के से आने से पहले ये सारा पैसा कैश में नहीं बल्कि अतीक के खाते में भेजे जाते थे। ये सारे पैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में जमा होते थे। गुलाबी रंग के पर्ची का रेट 3 लाख से लेकर 5 लाख होता था। वो पर्ची जिस बिल्डर कारोबारी के नाम निकलती थी उसे 3 से 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। वहीं सफ़ेद रंग की पर्ची का रेट 5 लाख से ज़्यादा तय की गई थी। फ़ोन पर बात करने में हुई दिक्कत तो अतीक ने जेलर को थप्पड़ मार दिया था। उसकी मनमानी का एक किस्सा यह भी है। प्रयागराज की नैनी जेल, देवरिया जेल और बरेली जेल को अतीक ये किला माना जाता था। नैनी जेल तो अतीक के लिए किला ही था। बरेली जेल और देवरिया जेल में भी उसकी दहशत कम नहीं थी। एक वक्त वो भी था जब 2017 में अतीक ने नैनी जेल में सबके सामने जेलर को थप्पड़ मार दिया था। रिटायर जेल सुप्रिटेंडेंट HP सिंह साल 2017 की एक किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं प्रयागराज में कृषि विश्वविद्यालय की तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में जनवरी 2017 में अतीक ने कोतवाली में सरेंडर किया था। उसे नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर मोबाइल से बात करने में मनाही थी। वो किसी भी जेल में बात करने के लिए मनाही, कैदियों के लिए वो मनाही है, नियम ही नहीं है। लेकिन अतीक अहमद को फ़ोन पे बात करनी थी। वहाँ जैमर लगा हुआ था। इस बैरक के अंदर अतीक को फ़ोन पे बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन अतीक ने जेलर से कहा कि आप जैमर की फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम करिए, मुझे फ़ोन पे बात करने में दिक्कत होती है। जेलर ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। जेलर के मना करने पर अतीक भड़क गया और गाली गलौज करने लगा। जेलर ने भी उसको रोका तो उसने जेलर के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। ये किस्सा जेलर को थप्पड़ मारने वाली थी। खुद ही कानून, खुद ही अदालत था अतीक अहमद। नैनी जेल को अतीक का किला कहा जाता है। नैनी जेल में पोस्टेड रहे कई जेलर इस बात से तस्दीक करते हैं कि नैनी जेल में अतीक की अदालत चलती थी। इस अदालत के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। इस अदालत के लिए हाई सिक्योरिटी सेल में एक स्पेशल चबूतरा बनाया गया था। ये भी अतीक अहमद के कहने पे ही बनवाया गया था और ये अब भी बना है। इसी पर बैठकर अतीक फैसले सुनाया करता था। वो खुद को न्यायाधीश समझता था। उसका फैसला अंतिम फैसला होता था। अतीक के चकिया वाले घर पर भी अदालत ऐसी ही लगती है। इस तरह की अदालतें बहुत बिहार के सिवान के शहाबुद्दीन भी लगाते थे। तो ये अपने घर पे भी अदालत लगाता था और जेल में भी वो लगाता था। जब वो जेल में रहता तो यहीं अदालत जेल के अंदर लगती, बाहर होता तो अपने घर पे। दोनों पक्ष उसके फैसले को अंतिम निर्णय मानते थे। ना पुलिस में जाना, ना किसी कोर्ट कचहरी में जाना। अतीक का फैसला अंतिम फैसला होता था। लोग सिर झुकाकर मानने के लिए मजबूर होते थे। माफिया अतीक अहमद ने देवरिया जेल के बैरक नंबर 7 को यातना गृह में तब्दील किया था। यहीं पर उसका दरबार भी सजता था। इस यातना गृह में उसने 20 महीने में कई लोगों की चमड़ी उधेड़ी थी। जेल में अतीक के दरबार में उसके गुर्गे जेल कर्मियों की मिलीभगत से बेरोटोक आते जाते थे। यही वो अपनी वसूली का धंधा किया करता था यहीं से बैठ के। जो रंगदारी देने में लापरवाही करे, मना करे या आगे पीछे हो देने में आनाकानी करे, उसको बंधक बनाकर जेल में अतीक के पास लाया जाता था। अतीक पहले उसकी खूब पिटाई करता और बाद में यहीं पर प्रॉपर्टी या कंपनी में हिस्सेदारी ले लेता था।
वहीं पर दस्तावेज उसके पास जेल में उपलब्ध हो जाते थे। ऐसा ही एक वाक़या लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के साथ हुआ था। मोहित का अपहरण 26 दिसंबर 2018 को लखनऊ से किया गया था और उसे सीधा देवरिया जेल ले गया, जहां अतीक अहमद बंद था। जेल में ही अतीक ने मोहित को जमकर पीटा। उसकी 2 कंपनी अपने गुरुओं के नाम लिखवा ली। 28 दिसंबर को जब मोहित लखनऊ पहुंचा, कृष्णानगर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तब जाके हड़कंप मचा कि ऐसा भी हो रहा है। ऐसी एक घटना प्रयागराज के नैनी जेल की है, जहां पर एक वकील ने 35 लाख की ज़मीन की कीमत खुद अतीक अहमद ने तय करके 7.5 लाख रुपए में अपने गुर्गे को बेचने का फरमान सुनाया था। बात ना मानने पर अंजाम भुगत लेने की धमकी देकर उस वकील को IIIT के ज़मीन के पास की ज़मीन लिखवा ली गई थी। ये ज़मीन 12 साल पहले उसी वकील ने 5 लाख में खरीदी थी, जिसकी कीमत जिस समय उसने रजिस्ट्री कराई 35 लाख रुपए थी। अतीक ने उसको 2.5 लाख मुनाफे के नाम पे वो ज़मीन और मकान पर कब्ज़ा करने की ऐसी हवस थी कि हैवानियत में शर्मा जाए। अतीक के इशारे पर अतीक के गुर्गे गुड्डू और तबरेज़ ने एक शख्स से जबरन उसका घर लिखवाना चाहा, लेकिन जब उसने मना किया तो उसकी 6.5 साल की बेटी को उठा ले गए। इसके बाद उस बच्ची का रेप किया, फिर उसकी हत्या की। दरिंदगी यहीं तक नहीं रुकी। हत्या के बाद भी अपराधी खुलेआम घूमते रहे और बाद में पिता को भी उठाकर बंद कोठरी में ले गए, जहाँ पर उसकी खूब पिटाई हुई। उसके हाथों की उंगलियां तोड़ दी गई और फिर सुलहनामे पर जबरन दस्तखत कराया गया। रंगदारी और पैसे वसूल करने के मामले में अतीक अहमद ने दूसरों को क्या, अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा। अतीक अहमद ने अपने सगे साड़ू के भाई जिशान से भी 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी थी। रंगदारी मांगने की कहानी सिर्फ मांगने तक ही नहीं थी। जिशान को पहले भरपूर पीटा गया, उसके घर पर बुलडोजर चलवाए गए, जिशान के परिवार पर गोली और बम भी चले। अतीक अहमद के बेटे अली ने जिशान को उठाकर साबरमती जेल में बंद अतीक से बात कराई थी। तब अतीक ने 5 करोड़ रुपए अली को देने के लिए कहा था। अतीक अहमद को कुछ लोग एक राजनीतिक नज़रिए से या फिर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उसको एक धार्मिक जामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन अतीक अहमद ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो हिंदुओं से ज़्यादा और किसी धर्म से ज़्यादा मुसलमानों का दुश्मन था। उसके पास 20 बड़े केसों में 13 में मुसलमानों को उसने सताया था। इस वजह से अतीक के लिए कोई मज़हब, कोई धर्म मैटर नहीं करता था। उसके लिए उसका खौफ, उसके लिए प्रॉपर्टी, उसके लिए लोगों से अवैध वसूली, यही उसका पेशा था, यही उसका धर्म था। उसके भाई ने 2 बच्चियों को उठाकर, मदरसे से उठाकर 12-13 साल के बच्चियों का रेप किया था। अतीक को पता था और अतीक ने उस केस को बनने नहीं दिया। कारण था मुलायम सिंह की सरकार थी। ये अतीक के छोटे छोटे कहानियाँ हैं। ये सब तो चुनिंदा कहानियाँ हैं। उसके आतंक से सैकड़ों लोगों ने तो कंप्लेन तक नहीं किया है। उसके बाद भी उस पर 100 से ज़्यादा संगीन मामलों में केस रजिस्टर हुआ पड़ा है। उसमें से बस एक ही केस में उसे आजीवन कारावास हुआ है। अभी फ़िलहाल में जो उसको सज़ा सुनाई गई थी वो भी उमेश पाल अपहरण केस था, जिसकी हत्या बाद में अतीक अहमद के बेटे और उसके शूटरों ने किया था, जिसमें उसके बेटे की और उसके शूटर का इनकाउंटर झांसी में हुआ था। अतीक का खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने केस से खुद को अलग कर लिया था। फिर 11वें ने फैसला सुनाया। साल 2012 में अतीक अहमद जेल में बंद था और यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की। अतीक की याचिका पर सुनवाई से हाई कोर्ट के 10 जजों ने खुद को अलग कर लिया और 11वें ने फैसला सुनाया, जमानत दिया। उन्होंने अतीक की जमानत याचिका को मंजूर कर ली और अतीक जेल से बाहर आकर चुनाव लड़ा।
हालांकि आतिक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से चुनाव में हार गया था। अब कहानी आतिक के अंत की। आतिक अशरफ की हत्या सबके सामने हुई, कैमरे के सामने हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिम अजीम उर्फ अशरफ को की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या बिल्कुल फिल्मी अंदाजे में हुई। पुलिस थी, मीडिया था, कैमरा था और कैमरे के सामने 2 कुख्यात दबंगों के ऊपर 3 कम उम्र के सिरफिरे लड़कों ने 3 सिरफिरे लड़के गोलियां बरसा रहे थे। लड़कों की उम्र 18 से 23 साल के बीच थी, पर 44 साल से लगातार खौफ का पर्याय बन चुके सरगना की मौत का साहस कर गए। अतीक का खौफ जिस जगह से शुरू हुआ था, ठीक उसी जगह उसका अंत भी हुआ। इसी जगह से 500 मीटर दूर पर चांद बाबा की हत्या हुई थी, जहां से अतीक अहमद इलाहाबाद का डॉन बना था। तीनों शूटरों ने अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसानी शुरू की और जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि दोनों मर गए, वो गोलियां बरसाते रहे। नज़दीक से अतीक अहमद की कनपट्टी पर गोली मारने से शुरुआत कर ज़मीन पर गिर जाने के बाद तक गोलियां बरसाते रहे। 8 गोलियां अतीक अहमद और 5 गोलियां अशरफ को लगी और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों शूटरों ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर जोर से चिल्लाया, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। यहीं से अतीक का अंत हुआ।